बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। इलेक्शन केस का फैसला कुछ ही देर में सुना दिया जाएगा। मुल्क में जो सियासी बहरान है, इसमें जो सूरत हाल है वो आज के दौर की नई नहीं है। माजी में भी ऐसा ही होता रहा है, सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ ऐसी महाजराइयाँ करती रही हैं। मगर इस वक्त के हालात की मैं अगर बात करूं तो वो ज़रा मुख्तलिफ है। पीडीएम हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बड़ा तनाज़ा इंतखाबात का है। मौजूदा हालात में सियासी जमातों के दरमियान महाजराई के बाद ये कहना इंतहाई मुश्किल है कि आइंदा चंद दिनों में, चंद हफ्तों में क्या होगा। ये पेशगोई ज़रूर की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इस बहरान में इजाफा ज़रूर होगा और जितना इसमें इजाफा होगा उतना ही मुल्क में इंतशार और बदअमनी फैलेगी। ये किस किस्म की जमहूरियत है? हमें नहीं लगता, जहाँ पर किसी की जीत के डर से अगर दो सूबों को वोट के हक से महरूम कर दिया जाए, जहाँ सियासी जमातों के इंतखाबी मैदान में मुकाबला करने की बजाय उस पर पाबंदी आयद करने की बातें की जाएँ, जहाँ वज़रा की सिक्योरिटी और अय्याशियों के लिए फोर्सेस, पैसे ज़रूर मौजूद हों, लेकिन इलेक्शन के लिए कुछ भी नहीं। पीटीआई इलेक्शन चाहती है, पीडीएम को इलेक्शन सूट नहीं करता, जुडिशरी आइन और मुल्क को बचाना चाहती है, ये सब कैसे मुमकिन हो? दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो हुकूमत ने चीफ जस्टिस के पावर को कर्टेल करने के लिए कानून साजी भी कर दी है। आइन और कानून क्या कहता है, इस पर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोटा, लॉयर, एनालिस्ट, टीचर, कॉलमनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर पहले तो ये बताइए कि आज जिस तरह की बातें हो रही थी, आज आपने देखा, अंदाजा किया, आपको क्या लगता है क्या किस तरह का जो फैसला होगा वो एक्सपेक्टेड है? देखिए, अगर तो फैसला कानून और आइन के मुताबिक होना है और वही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो तो बड़ा सिंपल फैसला है और इससे पहले फैसला आ चुका है कि आइन के तहत इलेक्शंस जो हैं उनका इनेकाद 90 दिन में होना था। लेकिन 90 दिन से थोड़ा-सा टाइम ऊपर चला गया, इसलिए बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल का टाइम दिया गया, जिसको अमल पैरा होते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की डेट दी और बाद में उस डेट को अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। लिहाजा ये पिटीशन आ गई और पिटीशन में इन्होंने एक ही चीज़ देखनी थी कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये राइट है, डू दे हैव द लीगल पावर टू डिले द इलेक्शंस, पोस्टपोन कर सकते हैं, नई डेट दे सकते हैं। इसके अलावा तो कोई और चीज़ देखने वाली ये थी नहीं। सुओ मोटो पावर्स, बेंच फॉर्मेशन, लार्जर बेंच, स्मॉलर बेंच, ये सारी बातें वो थी व्हिच वर क्रिएटेड टू डाइवर्ट द अटेंशन। और मैं यहाँ पर समझता हूँ कि कल जो एक्सपेक्टेड फैसला है वो यही होगा कि जो आइन के अंदर तहरीर शुदा बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे, लेकिन चूंकि थोड़े से इलेक्शन ऊपर चले गए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन इलेक्शंस को एंडोर्समेंट दे देगी और डेट जो है वो वही जो ऑलरेडी दी हुई है उसको या जो भी एक नई है वो दे देंगे। बहरहाल वंस अगेन मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट आई कैन ऑब्वियसली स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ माय लीगल एक्सपीरियंस। ठीक है, लेकिन मरियम नवाज का एक ट्वीट, बल्कि 2 ट्वीट्स उन्होंने किए। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि तुम भी करप्ट और तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट। एक तो उन्होंने ये बात की, यानी कि कल का उनको अंदाज़ा है कि कल क्या होने वाला है। दूसरे उन्होंने एक और ट्वीट की, उसमें उन्होंने कहा कि कल अगर तहरीक इंसाफ के हक में आया कोई फैसला तो हम नहीं मानेंगे। कैसे देखते हैं? देखें जी, ये तो सारी बातें वो हैं जो कि शायद एक कानून के तालिब इल्म अगर कोई ना हो उसको तब भी समझे कि ये बातें फ्रिवलेस हैं, गैर ज़रूरी हैं। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ पार्लियामेंटेरियन या एटलीस्ट समबडी हू एस्पायर्स टू बी अ पार्लियामेंटेरियन। और इतनी स्टैचर की खातून जो हैं, इतनी सीनियर पॉलिटिशियन, उनसे मैं ये बातें एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन चूँकि उन्होंने की हैं, तो उनको साथ-साथ ये बताना ज़रूरी है कि ना कि आपकी बातें गैर आइनी हैं, इल्लीगल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में भी आती हैं, बिकॉज़ जुडिशरी के पास ये राइट नहीं है कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें या जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं, इस तरह बैठ के शाम को जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं वो बात करके लोगों को बताएँ कि ये मेरा मकसद था। दे ओनली स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। सो व्हेन यू लेवल सच एलिगेशंस अगेंस्ट देम और उनके खिलाफ आप ऐसी बातें करते हैं जिनकी बेसिस कोई नहीं होती, तो फिर उसका नुकसान ये होता है, एक तो आम
माशरे में तासुर ये फैलता है कि लोगों का जुडिशरी के ऊपर से एतबार, बिकॉज एक फॉलोइंग है मरियम नवाज साहिबा की भी, शी इज अ पॉलिटिकल लीडर, तो उनकी जो फॉलोइंग है वो ऑटोमेटिकली वही फॉलो करेगी। लेट्स से अगर आज इमरान खान साहब ये कहना शुरू कर दें कि जुडिशरी की इज्जत मत करो, तो फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो तो कल्ट होता है, एक फॉलोइंग होती है जो ब्लाइंड फॉलोइंग होती है, तो उस फॉलोइंग को आप अगर इस काम पर लगा दें तो ये तो एक आप प्रेसिडेंट गलत सेट करें, और दूसरा ऑफ कोर्स इलीगैलिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी तो है। ठीक है। लेकिन पंसुटे साहब एक चीज़ और, अगर तो ये 12 जमातें, 13 जमातें, ये पीडीएम एक फुल कोर्ट बनाने के लिए कह रही थी, तो चीफ जस्टिस साहब इस बुहरान को खत्म क्यों नहीं कर देते? मतलब अब तो खैर कल वो कह रहे हैं कि कल तो फैसला आ जाएगा, लेकिन ये क्या ज़रूरी नहीं था कि एक फुल कोर्ट बन जाता? सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के लिए खतरा भी है, फिर उसके कल कल जो कॉन्सिक्वेंसेज़ ये होंगे कि जी हम नहीं मानेंगे, वो कहेंगे जी हम नहीं मानेंगे, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं था कि एक फुल कोर्ट बेंच बन जाता? देखिए जी, फुल कोर्ट कब बनाया जाता है ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये इस्तेकाक है चीफ जस्टिस साहब का, वो हुँ, किसी केस में भी मुनासिब समझें तो फुल कोर्ट बना सकते हैं। बट फुल कोर्ट बनाने के लिए आप अगर लेट्स से बैठे हुए हैं एज़ इन प्लेस ऑफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सो व्हाट इज़ गोइंग थ्रू योर माइंड कि आप ये फुल कोर्ट बनाएँगे? उसपे 2-3 बातें। क्या आइन की ऐसी तशरीह जो फर्स्ट टाइम हो रही है, जिसके ऊपर एक कंसेंसस होना ज़रूरी है, जिसमें आपको हुँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 17 मेंबर जजमेंट थी कि हुँ, क्या मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम आइन से मुतसादिम है कि नहीं है? उसके ऊपर एक आपने 17 मेंबर बेंच बिठाया। क्या लेट्स से आज एक आइन की नई तशरीह आती है, लेट्स से हुँ, 63 ए था, अगर वो कोर्ट में जाता एक सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पे लार्जर बेंच बिठाया जा सकता था। सिमिलरली और बहुत सारे मैटर्स हैं, बट यहाँ पर तो अगर लार्जर बेंच बिठा के आपने 90 के स्पेलिंग पूछने हैं, या ये पूछने हैं कि 90 को उर्दू में क्या कहते हैं या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, या हुँ, आइन की मंशा क्या है, तो वो तो हुँ, स्टेटिंग दी ऑब्वियस वाली बात है। मतलब मैं आपसे कहूँ जी कि जो आपके पीछे पोस्टर लगा हुआ है, इस पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसके लिए हुँ, जरा आप मुझे 25-30 बंदे इकट्ठे करके दें और बताएं पाकिस्तान लिखा है कि नहीं लिखा। ये सवाल इन इट्स फर्स्ट इंटायरिटी इन प्लेस गलत है। हुँ, सवाल ये आप तब कर सकते हैं जब कोई आइन की ऐसी तशरीह की जरूरत है, या आइन की तशरीह की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ठीक है। सिर्फ दुरुस्तगी की जरूरत है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम जमातों को सुनने से इनकार किया और जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने कहा कि पीडीएम का एलामिया था कि वो इस बेंच पर अदम एतमाद का इज़हार कर रही है। फैसला तो बहरहाल होना ही था, लेकिन इस तरह तो आप यूँ कह लें ना कि पीडीएम को एक बयानिया भी मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमें तो सुना ही नहीं। और वैसे भी मुझे लगा, पता नहीं आपको लगा नहीं लगा, कि हुकूमत कुछ कन्फ्यूज़्ड नहीं लगी, क्योंकि उसने जुमे को कहा कि हम बायकॉट करेंगे, फिर उसने कहा कि जी उनको कुछ समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने कहा नहीं जी हमने नहीं कहा, फिर अदालत में जाके उन्होंने कहा कि नहीं हमने बायकॉट नहीं किया था, लेकिन बाहर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी वो जारी थी। तो आपको हुकूमत जो थी वो कन्फ्यूज़ लगी या नहीं लगी? ऑफ कोर्स ये हुकूमत इसलिए कंफ्यूज थी कि हुकूमत ने बड़ा टूथ एंड नेल इसको अपोज किया है, एंड दे हुँ, वांटेड कि ये काम ना हो, इलेक्शंस ना हो। इस वक्त एक ओवरआर्चिंग जो गवर्नमेंट का व्यू है वो क्या है, वो ये है कि इलेक्शंस मत हो। खान साहब का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का व्यू ये कि इलेक्शंस हो। खान साहब के इस व्यू को आइन भी सपोर्ट करता है इस वक्त, बिकॉज उन्होंने एक असेंबली तहलील की, उनके एक चीफ मिनिस्टर हैं। एंड देन ऑफ कोर्स द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस और द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस वाज कि आप असेंबली तहलील करने के बाद इलेक्शंस करवाएं। ये हुँ, दो चीजों की बैटल थी। इस बैटल के लिए हर आदमी ने अपने अपने रिसोर्सेज एम्प्लॉय किए, जिसमें ऑफ कोर्स उनके पार्टी स्पोक्स पर्सन थे, उनके लॉयर्स थे, एंड मेनी अदर पीपल। सिमिलरली फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये काम किया। अब इन डूइंग सो वो ऑफ कोर्स बैम्बूजल तो थे। मतलब मैं अब इस टाइम पे कहूँ जी कि रात के 11 बजे हैं, लेकिन मैं कहूँ जी सुबह के 11 बजे, इस बात को कहने के लिए बड़ी जुर्रत भी चाहिए, और बड़ी बेशर्मी भी चाहिए, और बड़ा तजर्बा भी चाहिए झूठ बोलने का। तो अगर आप ये हुँ। सारी चीजें इकट्ठी करेंगे, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो है उसके लिए फिर इट बिकम्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सही है। हमने देखा अवाम जो है वो डिवाइड है, मीडिया डिवाइड है, एस्टेब्लिशमेंट आप देख ही चुके हैं, लेकिन हमने अदलिया को कभी नहीं देखा था। इसकी जो डिवीज़न है वो फर्स्ट टाइम देखी है। किसी भी केस के बेंच का टूट जाना रूटीन की प्रैक्टिस होती है या ये किसी बहरान का पेशख़ैमा होती है? देखिए जी, फ्रैंकली स्पीकिंग लोगों ने इस चीज़ को बड़ा और तरह देखा है। मैं तो बड़ा ज़ाती तौर पर खुश हूँ कि हमारे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरह नहीं सोचता। हुँ, 17 मेंबर्स या 15 मेंबर्स जो हैं वो हर आदमी जो है, हर शख्स जो है, वो अपना जो तरीक़ा-ए-कार है सोचने का ज़ाविया है वो मुख्तलिफ है। हुँ, और उस ज़ाविये के ऊपर वो अमल पैरा हैं और वो उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। ये कि जी 17 के 17 बैठ के एक तरह की बातें करें तो फिर 17 मेंबर्स आपको चाहिए नहीं। शहीद आसमा जहांगीर साहिबा की बड़ी खूबसूरत मिसाल थी। वो कहती थी जिस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के 17 जज एक तरह सोचें उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो सिमिलरली मैं तो इसको डाइसेंट लेता हूँ कि एक हुँ, डाइसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। मंसूर अली शाह साहब ने अपना डाइसेंटिंग ओपिनियन दिया, अतर मनिल्ला साहब ने अपना दिया, अफरीदी साहब ने अपना दिया।
चीफ जस्टिस साहब का अपना व्यू है। तो ये सारे के सारे व्यूज में जो मेजोरिटी होती है वो ऑफ कोर्स प्रिवेल कर जाती है। जब आप पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, दुनिया में कहीं भी इलेक्शंस होते हैं, 1 करोड़ 50 लाख या 40 लाख वोट पीपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डला था, 76 लाख दूसरी पार्टी को डला था। तो ये तो नहीं कि वो गलत है, मेजोरिटी से डिसाइड करते हैं। बट जो डाइसेंट होता है, एक लेफ्ट की पार्टी है, एक राइट की पार्टी, एक सेंटर लेफ्ट है, दिस इज हाउ the actual meaning evolves. And similarly सुप्रीम कोर्ट में भी जो जूरिस्प्रूडेंस evolve करेगी वो इस डाइसेंट के अंदर से करती है। और डाइसेंट के बारे में तो एक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा हुआ है कि जो आज का डाइसेंट है वो कल की जो पॉसिबल अच्छी जजमेंट है उसके लिए इट विल वर्क एज वंडर्स। अब आप देखिए कि आज के डाइसेंट में सो मोटो के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया, बहुत अच्छी बात है, हम सब कहते हैं सो मोटो को रेगुलेट होना चाहिए। जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने भी उस पर बात की, सारे इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि होनी चाहिए। कल को सुप्रीम कोर्ट का फुल क्या कहते हैं कोर्ट बैठेगा और वो आपस में सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अमेंडमेंट कर लेंगे। सो दिस इज हाउ इट डेवलप्स, एक प्रेशर क्रिएट होता है। अच्छा, आज एक और डेवलपमेंट हुई ना, वो ये था कि जस्टिस फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदा छोड़ने का कहा है। ये जो कल का जो फैसला है उस पर कोई असरअंदाज होता दिखाई देता है या इसके क्या मायने हुए? मैं इसको जी इस बारे में तो कमेंट नहीं कर सकता कि असरअंदाज होने की बात है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज हैं, प्यूनी जज हैं। बट मैं ये जरूर समझता हूँ कि जो उसको ओहदा छोड़ने के लिए उन्होंने कहा गया है, मेरी अपनी जाती राय में ये इख्तियार उनके पास मौजूद नहीं है। ये इख्तियार चीफ जस्टिस साहब के पास है, 2015 के रूल्स हैं जिसमें उसको सजा जजा का जो पावर है वो चीफ जस्टिस साहब के पास है, एंड ही कैन एक्सरसाइज दैट पावर। और वो ही उसको सरेंडर भी कर सकते हैं, और उसकी बेसिस पर आप देखें फेडरल गवर्नमेंट ने उनको सरेंडर भी कर दिया है, जो कि बड़ा गलत अमल किया है। आई डोंट थिंक सो दैट्स समथिंग दैट दे शुड हैव रिजॉर्टेड टू। तो मेरी अपनी नजर में, मेरी राय में, ये चीफ जस्टिस की पावर है। दिस इज नॉट अ पावर दैट रेस्ट्स सोनली विद काजी फायज ईसा साहब। अच्छा, हंगामा ज्यादा इस चीज का है कि सो मोटो लिया गया। अब जब बात आती है कि इख्तियारात में कमी की, तो इस सो मोटो ही पे से कहना चाहिए कि सारा नजला गिरा। यही सो मोटो था ना जिसकी वजह से 9 अप्रैल 2022 को पीडीएम का इख्तियार में उसको इख्तियार मिला था। इसमें क्या कबात है? वैसे मैं आपको पर्सनली एक आईनी राय लेना भी चाहूंगी कि जो लेजिस्लेशन है, अगर तो वो सो मोटो पर लिए गए फैसलों पर अपील का एक हक महफूज रखने को देती है कि भाई आप दे सकते हैं, तो कासिम सूरी की रूलिंग पर भी ये हो सकता है ना कि वो अपील करें और उसके बाद हुकूमत जो है वो रिस्टोर हो जाए। ऐसा हो सकता है? देखें, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। पहली तो बात ये समझनी जरूरी है कि सो मोटो पावर को रेगुलेट करना, राइट ऑफ अपील इंट्रोड्यूस करना, ये तमाम चीजें बहुत अच्छे अमल हैं। और इसके ऊपर सिर्फ पीडीएम नहीं, पाकिस्तान के तमाम पढ़े लिखे तबकात जो हैं बड़ी देर से इस पर बहस भी कर रहे हैं। लेकिन इसका एक तरीकाकार मौजूद है आइन में, और वो आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू मेक देयर ओन रूल्स टू रेगुलेट इट्स प्रोसीजर। वो रूल्स जो हैं वो फुल कोर्ट ने बैठ के आपस में बनाने हैं, या सुप्रीम कोर्ट की आपस की मीटिंग है जिस पर बैठ के बनने हैं। यहाँ पर हो ये रहा है कि वो काम गवर्नमेंट एक लेजिस्लेशन से कर रही है, और कर भी उस टाइम पर रही है जिस टाइम पर एक ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स चल रही है, ताकि उनको रोका जाए। और उन प्रोसीडिंग्स को अटैक करना जो है वो मकसद है। इस चीज के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मुताबिक बड़ी क्लियर हैं, जो कि ये कहती हैं कि अगर एक ऑनगोइंग केस को आप हिट करेंगे तो ऑफ कोर्स दैट विल बी स्ट्रक डाउन। इसी तरह उस कानून के ऊपर मेरी पोजीशन है। और दूसरा, उस कानून में हमारी आइटम नंबर 55 है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, ये नेशनल असेंबली है, इट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन मैटर्स कंसर्निंग सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स प्रोसीजर। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेजिस्लेट कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में ये फिट नहीं होते। उस एंगल से अगर आप देखा जाए, इसका मतन बहुत अच्छा है, लेकिन ये ऐसे ही है कि डिक्टेटर के टाइम पे जो लॉ पास हो, कई दफा बहुत अच्छे लॉज पास होते हैं, बट वो लॉ डिक्टेटर का है। तो उसको एक असेंबली के थ्रू, उसको एक कानून के थ्रू जो लिखा हुआ है, जिस तरह यहाँ 191 में सुप्रीम कोर्ट के रूल सुप्रीम कोर्ट ने बनाने हैं, वो खुद बैठ के बनाए, सौ बिस्मिल्लाह, हम उसको वेलकम करेंगे। बट ये नहीं कि इस वक्त जल्दबाजी में तो हम हर चीज कर दें। और जिस तरह एनआरओ आया था, तो एनआरओ को भी स्ट्राइक डाउन किया गया था कि पर्पस स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, उस केस के अंदर ही प्रिंसिपल होल्ड हुआ था। अच्छा, ये बात कितनी दुरुस्त है कि आइन के आर्टिकल 142 के तहत पार्लियामेंट तमाम उमूर पर कानून साजी कर सकती है, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए की जा सकती है। तो क्या आइन में तरमीम के लिए पीटीआई को असेंबली में आना होगा अगर तो ये होता है? जी जी, 2/3 अक्सरियत चाहिए, उस पर पीटीआई आए ना आए, लेकिन इनको 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स इस वक्त भी पॉसिबल है जब पीटीआई साथ बैठेगी। और आइटम नंबर 55 जिसका मैंने नाम दिया फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में, वो ये कहती है कि आप तमाम अदालतों के ऊपर ऑफ कोर्स लेजिस्लेशन कर सकते हैं, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ही आइन से गवर्न होता है। तो अगर आपने कोई छेड़छाड़ करनी है तो वो आप सुप्रीम उसके आइन के अंदर जो है चेंज करेंगे, विच रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी।
ठीक है, अगर तो ये कानून पास हुआ, ये अभी सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर वहाँ सेनेट में गया, अभी ये सदर ममलिकत के पास गया, जो वो कह रहे हैं 4 दिन से पड़ा हुआ है। अगर ये पास हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, इम्प्लीमेंट होगा फिर ये? या नहीं होगा जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो उसमें जाएगा? मेरा ख्याल है जी, पहली बात इसको पास होने में भी कुछ टाइम लग जाएगा। इस पर जी। सदर साहब भी एतराज़ करेंगे और सदर साहब हुँ, शायद इसके ऊपर एक रेफ़रेंस बना के सुप्रीम कोर्ट को भेज देंगे, मुझे इस पर लीगल ओपिनियन चाहिए। ठीक अगर है। फ़र्ज़ करें ये काम नहीं होता और सदर साहब इसको साइन कर देते हैं 15-20 दिन गुज़ारने के बाद, जो उनके पास हुँ, मैक्सिमम टाइम है, हुँ, पहले 15 हुँ, दिन है गालिबन, फिर 10 दिन है, 25 दिन का टोटल टाइम है। तो उस टाइम के बाद ये लॉ बन जाएगा, नाफ़िज़ुल अमल हो जाएगा, लेकिन फिर इस कानून को चैलेंज किया जाएगा। क्योंकि अच्छा। ये कानून सस्टेनेबल नहीं है इन द आइज़ ऑफ लॉ, हुँ, एटलीस्ट इन हुँ, माय व्यू इट इज़ नॉट सस्टेनेबल इन द आइज़ ऑफ लॉ। उसको जब ठीक है। चैलेंज किया जाएगा, फिर देन सुप्रीम कोर्ट या अगर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, तो वो उसकी वायरीज़ को देखेंगे कि क्या हुँ। कानून जो है ये ठीक है, गलत है, उसमें फिर सारी चीज़ें एग्ज़ामिन हो जाएँगी। ठीक है। अच्छा, हुकूमत जो है अदालतों पर 3 तरह से उसने दबाव डाला इस दौरान। एक तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की बायकॉट करके, जिस पे कि उसने बैक फुट पे चली गई, और दूसरे पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन के ज़रिए चीफ जस्टिस की जो पावर, जिस तरह मैं आपको कह रही हूँ, कर्टेल करके, और तीसरे रेफरेंस दायर करके, जैसा कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ठीक है, रेफ़रेंस तो किसी के खिलाफ भी फ़ाइल हो सकता है, बट अगर आप फ्रिवलेस रेफ़रेंस फ़ाइल करेंगे, तो हाँ, उसके हाँ। भी कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं। बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कर लेंगे 3 जजेस को, हुँ, हुँ, और इन तीनों जजेस में से एक ने तो चीफ जस्टिस बनना है, एजाज़ुल हुँ, एहसन साहब ने। आई एम श्योर वो इन 2 बेंच के 3 जजेस के नाम ले रहे होंगे। तो मेरा नहीं हुँ, ख़्याल ये अच्छा अमल है। रेफ़रेंसेस फ़ाइल करने के मैं बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ, अनलेस कि बहुत ग्रेव एक वायलेशन हो और उस रेफ़रेंस एग्ज़िस्ट करता हो। उसके अलावा अगर आप रेफ़रेंसेस फ़ाइल करें, तो ये बैड प्रैक्टिस होती है कि हुँ, दरख़्वास्तें देता फिरे बंदा और ये वो। हुँ, भाई जजेस हैं, दे आर वैलिडली अपॉइंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उन जजेस का एक एहतराम है, और उनमें इनमें से भी एक जज ने सुओ मोटो पे अपना बड़ा तफ़सीली जिसे कहते हैं व्यू दिया हुआ है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, कि उसको हुँ, रेगुलेट होना चाहिए। तो ये राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, वो समझ रहे हैं कि जैसे ही इज़ डीलिंग विद पुलिस ऑफिसर या एसएचओ से डील कर रहे हैं, ये सुप्रीम हुँ, कोर्ट के जजेस हैं। जब आप हुँ। रेफरेंस फाइल करेंगे, तो फिर आपको आगे से जवाब भी मिल जाएगा कि रेफरेंस किस तरह डिसाइड करना है और क्या होगा। अच्छा, आज हमने ये भी सुना कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नामज़दगियों पर हुकूमत नहीं चलाई जा सकती, और तो आपसे ये पूछूँगी कि कितने दिन या कितने महीने जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, उसे आगे ले जाया जा सकता है? 1 दिन भी नहीं? निगरान हुकूमत जो है, उसकी मुद्दत बढ़ाने का कोई इख्तियार है हुकूमत को? देखें जी, आइडियली तो नहीं है, लेकिन हुँ, अगर आर्टिकल 254 देखा जाए या सुप्रीम कोर्ट की एंडोर्समेंट देखी जाए, और कोई काम अपने उस टाइम में नहीं पूरा हो रहा, तो उसके तहत डिस्पेंसेशन दी जा सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर वो डिस्पेंसेशन दी जाएगी। अब हुँ, फ़र्ज़ करें, अगर इलेक्शंस की डेट आगे चली जाती है, तो फिर हुँ, शायद वो डिस्पेंसेशन दे दी जाए, बिकॉज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन का और उसके जी, साथ-साथ एक इंटरिम गवर्नमेंट का क़याम होना ज़रूरी है। तो फिर वो ऑफ़ कोर्स पिछली गवर्नमेंट तो रिस्टोर नहीं करेंगे। तो उसको हुँ। सुप्रीम कोर्ट एंडोर्समेंट दे देगी, आई थिंक रिलाइंग ऑन आर्टिकल 254। ठीक है, मुझे तो लगता है कि कल का दिन ख़ासा बड़ा भी है, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। अदालत और पीटीआई इलेक्शन कराना चाहते हैं, जो नहीं कराना चाहते वो 13 जमातें हैं, और एक और हैं जिन जो हैं आपको पता है। वुकला कन्वेंशन में वुकला ने मौजूदा सूरत-ए-हाल और आईन और कानून के साथ देने का कहा, और कहा कि चीफ जस्टिस साहब की हिमायत का ऐलान भी किया। आगे आपको क्या होता दिखाई दे रहा है? सारा प्रोसेस अगर तो पीटीआई के हक में आ जाता है, तो क्या सारा प्रोसेस जो है वो बड़े सुकून से गुज़र जाएगा, या आवाम को और आप बाकी लोगों को, जितने भी जो लॉयर हैं, उनको आप सड़कों पे देखेंगे? मेरा नहीं ख्याल जी सुकून से कुछ भी होगा, बिकॉज़ गवर्नमेंट हुँ, ने एका किया हुआ है, एंड दे वांट एवरीथिंग हुँ, दे शुड वांट एवरीथिंग टू बी टेकन अपफ्रंट। तो वो इस तरह हुँ, नहीं करेंगे कि इतने आराम से बैठ जाएँगे, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि उन्होंने रजिस्ट्रार को रिमूव कर दिया है। कल को उनका हुँ, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि इनकी चीफ जस्टिस साहब की गाड़ियाँ ले लें, कल को उनका मुलाज़मान ले लें, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस हुँ, टाइम पे दे आर नॉट टेकिंग इट विद अ कूल हेड। वो चाह ये रहे हैं कि हम चीज़ों को कन्फ्रंट करें, इनमें हुँ, लड़ाई झगड़ा हमारा बढ़े। कूलिंग हुँ, डाउन वाली सिचुएशन नहीं है। हाँ, अगर फैसला उनकी पसंद का या उनकी मर्ज़ी का आ जाए, तो फिर वो हुँ। कहते हैं कि हम सोच सकते हैं कि चीज़ों को किस तरह दिया। तो ये तो फिर हठधर्मी है, ये तो डिफायंस है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बस पाकिस्तान, और ये वैसे कोई होता तो ये है ना कि आपको वो फैसला पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको जजेस पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको वो बेंच पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मानना पड़ता है। ये पहली दफ़ा जी, जी, हुआ कि बिल्कुल। हुकूमत नहीं मान रही है। आपने देखा कि इमरान खान जब उनको उनकी हुकूमत को हटाया गया था, तो उन्होंने बाद में फैसले में उनके जो सपोर्टर्स और फॉलोवर्स थे, उन्होंने भी बड़ी तनकीद की थी, लेकिन उनके फैसलों पे की थी, और बाद में उन्होंने ये कहा था कि ठीक है जी, हम मानते हैं, लेकिन वो माना गया था। अब अगर हुकूमत के जितने भी लोग हैं वो नहीं मानते हैं, जो इदारे नहीं मानते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास अपना फैसला मनवाने के लिए क्या ऑप्शंस होंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास 2-3 आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल 189 है, जो ये कहता है कि उनकी जजमेंट्स
तमाम मातहत अदालतें जो उन पर पाबंद हैं, उनको हम्म, फॉलो करना उन पे जिसे कहते हैं बाइंडिंग है। एंड हम्म, सेकेंडली तमाम इदारों के ऊपर भी। और उसके बाद 190 है। 190 हम्म, ये कहता है कि तमाम जितने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है और फेडरेशन है और तमाम इदारे हैं, दे विल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उनकी आईनी ड्यूटी है। तीसरी बात ये है कि 187 है। 187 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई भी काम करने के लिए कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। तो वो फिर डायरेक्ट कर सकती है। हाँ, अगर आप ये कहेंगे जी बिल्कुल इंसान एक डिफाइंस हो जाए, वो तो फिर अल्लाह माफ करे एक इमरजेंसी सिचुएशन है कि गवर्नमेंट के जी हमने आपकी बात माननी नहीं है, वो तो फिर एक इमरजेंसी सिचुएशन है। मेरा नहीं ख्याल ये बात वहां तक जाएगी। ठीक है। अगर सो मोटो वाली बात जिसके ऊपर ज़ाहिर है कि सारा मसला और सारा फट्टा और सारी चीज़ें, सारी मसाइल वहीं से शुरू हुए हैं। अगर सो मोटो के इख्तियार में तब्दीली से क्या अदलिया की आज़ादी भी मुतासिर हो सकती है या होगी? नॉट रियली जी। मेरा ख्याल है सुमो मोटो का इख्तियार जो है उसको रैशनलाइज करने से मुतासिर नहीं होगी। वन मैन हुँ, शो जो है वो जिस तरह कहा गया है वो चला जाएगा, 4 लोगों पे चला जाएगा। और ये वन मैन शो इज नॉट फॉर द हुँ, एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस, दिस इज फॉर एवरीबडी। जो चीफ जस्टिस है उसकी अकेले की दानिश क्यों हो? वाई हुँ, नॉट अ बेंच कंप्राइजिंग ऑफ 3 members? वाई नॉट अ हुँ। बेंच कंप्राइजिंग ऑफ 5 members? एंड दे ऑल डिसाइड दैट दे वांट टू टेक अ सुमो मोटो। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक ओवरऑल फायदा होगा इंस्टीट्यूशन को, स्ट्रक्चर डिस्कशन होगी। ठीक है। और अगर कल हम देखते हैं कि इमरान खान के फ़ेवर में आता है अगर, तो या उनके हक में चला जाता है, और अगर आपको लगता है कि हुकूमत नहीं मानती तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फिर तौहीन अदालत, आपको लगता है ये लगेगी? लाइन से देखें, लग जाएगी जिनको? अगर तो डिसीजन आता है और डिसीजन को फॉलो नहीं किया जाता, फिर तो वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ ही कार्रवाई हो सकती है, बिकॉज ही हुँ। इज द एग्जीक्यूटिव हेड और गवर्नमेंट को हेड वो कर। इलेक्शन कमिश्नर? इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है कि उनके खिलाफ फैसला आता है। अगर कोई फैसला उनके खिलाफ आता है जहां उन्होंने कोई अमल करना है और वो नहीं करते, तो ऑफ कोर्स उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएंगी। और अगर आपको क्या लगता है पीटीआई क्या करेगी? अगर आपको लगता है कि जी हुकूमत नहीं मान रही है, इलेक्शन आगे जा रहे हैं या वो नहीं करना चाहते, तो पीटीआई का लाहेमल क्या होगा? पीटीआई के पास ही फिर आइन के तहत एहतजाज के अलावा कोई राइट नहीं रह जाता। हुँ, और एहतजाज करेंगे, और जिस तरह उन्होंने पहले एहतजाज किया और एहतजाज की सूरत में ऑफ कोर्स एक प्रेशर क्रिएट हुआ, हुँ। दोबारा पीटीआई एहतजाज करेगी अगर उनकी जो जायज डिमांड्स है वो नहीं मानी जाती। हाँ, अगर फैसला फैसला खिलाफ आ जाता है, फिर ऑफ कोर्स पीटीआई हैज नो रीजन टू प्रोटेस्ट, बिकॉज यू कांट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन प्रोटेस्ट करने के बाद जो हालात होते हैं, आपको अंदाज़ा कि क्या होता है? यहाँ पर शेलिंग भी होती या है, यहाँ पर पकड़ के भी ले जाते हैं, यहाँ पर वो इंसानी हकूक का भी मसला आ जाता है, तो वही तमाम चीज़ें, वही तमाम प्रैक्टिस फिर रिपीट होगी? क्योंकि अब तो ऑफ आपको कोर्स ही जो सियासी अगर जमात का तो अगर आपको प्रोटेस्ट लग ही नहीं रहा है ना, कि सियासी जमात एक प्रोटेस्ट कर रही है, उसको जी प्रोटेक्ट किया जा रहा है और वहाँ कुछ देर के बाद वो फिर मुंतशिर हो जाते हैं और अपने-अपने घर चले जाते हैं। यहाँ तो वो मसला ही नहीं है। अगर तो इंटीरियर मिनिस्टर यही हुआ है, फिर तो बड़ा कुछ होगा जी। फिर सिर्फ शेलिंग नहीं होगी, फिर बात उससे आगे जाएगी, विच इज वेरी सही। अनफॉर्चुनेट। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि हुकूमत जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैं बात करूँ कि हुकूमत की जो मशीनरी होगी, किसी भी सूरत में अगर ऑर्डर दिया जाता है कि जी फ़र्ज़ कीजिए कि कल राना सल्लल्लाहु को आप पकड़ के ले आइए, या आपने जो भी कुछ आपने लगाना है उन पे, और आपने किसी पुलिस को कहा कि जी अरेस्ट करके ले आइए। तो वो जो एक छोटे से मिसाल के तौर पे बात कर रही हूँ मैं, तो वो जो पुलिस का इदारा है, वो फ़ॉलो किसको करेगा? हुकूमत को फ़ॉलो करेगा, उसके ऑर्डर्स को फ़ॉलो करेगा, या वो अदालत को, ये चीफ़ जस्टिस ने जो ऑर्डर्स दिए हैं, उनको फ़ॉलो करेगा? असूली तौर पे तो चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज द अल्टीमेट आर्बिटर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हुँ। अगर वो चूज करेगा हुकूमत को फॉलो करना, तो फिर ऑफ कोर्स वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आएगा। हुँ, ठीक है। और अगर अब कल का अगर फैसला ये आता है कि जी एक मर्तबा आप फिर बैठ जाइए और फिर मिलिए और फिर अपनी तारीख खुद डिसाइड कर लीजिए, क्या ऐसा मुमकिन है? जो कि ये मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि जी ये आपने जो सारी डिटेल्स रखी हैं सदर के आगे रखें, और सदर अगर इस चीज से कन्विंस्ड हैं तो वो हाँ, डेट चेंज कर दें, वरना ये डेट रहेगी। ये भी लेकिन क्या आपको पॉसिबिलिटी लगता मैंने है तो कि आज एक प्रोग्राम में बात भी की है। जो एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, जो एक-दूसरे के लिए बात नहीं करना चाहते, जिस तरीके दिखाई से हमने जाएगी जी उनको देखा। शक्ल एक दूसरे की जबरदस्ती, फिर वो फिर आइन की पाबंदी जो है उसके तहत तो फिर शक्ल देखनी पड़ेगी एक दूसरे की। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि एमक्यूएम से पूछा गया कि ये बताइए कि आपका क्या इसमें मतलब किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये क्या इसमें होना चाहिए? तो उन्होंने कहा हम तो जी अलग हैं यहाँ पर इसलिए कि ये तो 2 बड़ी जमातें जो हैं ये उनकी लड़ाई है। तो पीपल्स उनकी पार्टी वो जो है ठीक कह वो रहे हैं, भी। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं, वो इस टाइम पे अफोर्ड नहीं करते इलेक्शंस ना। अच्छा। पाकिस्तान की पीटीआई के अलावा से कौन सी जमात है जो इलेक्शन अफोर्ड करती है? तो वो तो चाहते हैं कि इसी लड़ाई में बात आगे चलती रहे। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन सूट इसलिए करते हैं बिकॉज उनको सिंध में अपनी पोजीशन एज इट इज नजर आती है, और हुँ, इधर भी उनको पोजीशन अपनी नजर आती है कि आहिस्ता बहुत थोड़ी बहुत मनूवरिंग हो जाएगी। पीएमएलएन के लिए तो बड़ा नुकसानदेह इस वक्त है इलेक्शन। हुँ, हुँ।
आपको लगता है कि पीएमएल के लिए नुकसानदेह तो फिर ये इसी तरह से चलता रहेगा, वही हालात जी, होंगे। जी, ऑफ कोर्स। एक एक रोल मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे जितने भी लॉयर्स हैं उन्होंने कहा है कि जी हम मतलब कानून का साथ देंगे, हम लॉ का साथ देंगे, हम आइन का साथ देंगे। तो आपको क्या लगता है जो कल का अगर फैसला है इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए इमरान खान के फ़ेवर में आता है, इलेक्शन के फ़ेवर में आता है, तो इनका रोल कितना बड़ा होगा? बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा जी, बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट की बैक पे किसी को खड़े होना पड़ेगा। हुँ, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की फ़ॉर्म में एक पॉलिटिकल पार्टी हो या वो लॉयर्स की हुँ, फ़ॉर्म में उनकी कन्वेंशन हो, उनकी लीगल जो एक सारी स्ट्रेंथ है वो हो, उनके हुँ, पीछे किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा। जैसे अगर आपको याद हो इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम पर हुआ था, तो फिर वकला ने उस मूवमेंट को लीड करके तो उनको इंसाफ दिलाया था। वो भी हमारे एक चीफ जस्टिस थे जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग थे और उनकी जो स्ट्रेंथ थी दैट वाज़ अंडर चैलेंज। तो उसको उस टाइम पर हमारी वकला बरादरी ने ही करवाया था। ठीक है। एक ऑप्शन ये भी रखा था कि अक्टूबर में अगर इलेक्शन हो जाए, आपको क्या लगता है? मैं आपसे कानूनी राय लेना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि ये अक्टूबर में भी ये हालात जो कि इन्होंने बताए थे कि बड़े खराब हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा था जो रिपोर्ट पेश की थी उसके मुताबिक पाकिस्तान एक नाकाम रियासत थी, सेक्रेटरी दिफा ने ये भी कहा कि हमारा मुल्क बनाना रिपब्लिक है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं वो हैं। तो अक्टूबर तक जो कि जजेस ने भी पूछा कि अक्टूबर में ऐसा क्या हो जाएगा कि तमाम हालात बेहतर हो जाएँगे? तो वाक़ई मैं आपसे भी पूछूँगी क्या अक्टूबर में भी इनकी इंटेंशन थी कि हम इलेक्शन करा देंगे? लगता नहीं है जी, लेकिन ये कि अक्टूबर का मकसद है दे जस्ट बाइंग टाइम कि जितना हुँ, टाइम मिले और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी बकौल उनके इरोड हो जाए और एक हुँ, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको वो कहते हैं हो जाए, हुँ। तो दे विल बी इन अ पोज़ीशन टू डू इट। थैंक यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम जॉइन करने का। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई क्योंकि 1 दिन और कुछ दिन या कुछ टाइम और बाकी है, जिसके बाद ये फैसला आ जाएगा। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला हो जाएगा, पीडीएम की किस्मत का फैसला हो जाएगा, इवन के पीटीआई की किस्मत का और मैं कहूँगी कि अवाम जो हमारी 22 करोड़ अवाम है, उसके भी जो किस्मत है, उसका फैसला हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया प्लेज़र जी, प्लेटफ़ॉर्म लाइकवाइज़। पे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में किसी भी जगह हो, आप हमारे लाइव शोज़ को देख सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.